ब्रेन रूट्स आईएएस में आपका स्वागत है। टुडे वी विल स्टडी ध्रुपद। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। इंडियन म्यूजिक की वो कौन सी अटल, वो कौन सी अनमूविंग सोल है जो आज भी उसके फाउंडेशन में, उसकी जड़ों में बसी हुई है? वो कौन सा सुर है जो सदियों से बदला नहीं है? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। देखिए, इंडियन म्यूजिक को समझने के लिए इसे एक बहुत बड़े यूनिवर्स की तरह सोचना होगा। ये कोई एक सिंगल स्टाइल नहीं है, बल्कि एक पूरा महासागर है जिसमें आप समझिए क्लासिकल म्यूजिक की गंगा भी है, फोक म्यूजिक की अनगिनत नदियां भी हैं और आज के पॉप और रॉक की लहरें भी हैं। तो इस म्यूजिकल यूनिवर्स को हम समझे कैसे? देखिए, मोटे तौर पर इसमें दो मेन क्लासिकल ट्रेडिशंस हैं। एक है नॉर्थ इंडिया का हिंदुस्तानी संगीत और दूसरा साउथ इंडिया का कर्नाटक संगीत। और मजेदार बात यह है कि लगभग 14वीं सेंचुरी तक ये एक ही धारा थी, लेकिन बाद में पर्शियन इन्फ्लुएंस और अलग अलग कल्चरल डेवलपमेंट्स की वजह से ये दो डिस्टिंक्ट स्टाइल्स में बट गई। और आज हमारा फोकस रहेगा हिंदुस्तानी म्यूजिक के एकदम कोर पर, उसकी आत्मा पर। और जब हम हिंदुस्तानी संगीत के कोर की बात करते हैं तो सवाल उठता है कि इस भव्य इमारत की नींव क्या है, इसका आधार क्या है? और जवाब है ध्रुपद। ये सबसे पुराना, सबसे ग्रैंड और सबसे फाउंडेशनल फॉर्म है। आप कह सकते हैं कि ये हिंदुस्तानी संगीत की वो फाउंडेशन स्टोन है जिस पर बाकी सारी इमारत टिकी हुई है। अच्छा, तो ये ध्रुपद शब्द ये आया कहां से? चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। ये दो संस्कृत शब्दों से बना है। पहला है ध्रुवा, जिसका मतलब है अनमूविंग या फिक्स्ड, जैसे हमारा नॉर्थ स्टार, ध्रुव तारा, जो हमेशा स्थिर रहता है। और दूसरा शब्द है पदा, जिसका मतलब है वर्स या पोइट्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा पोएटिक फॉर्म जहां मेलोडी, रिदम और टेक्स्ट सब कुछ घूम फिरकर एक फिक्स पॉइंट पर उसी ध्रुव तारे की तरह लौट कर आते हैं। इट्स अ म्यूजिक ऑफ कॉस्मिक स्टेबिलिटी। कितना गहरा मतलब है ना? और इसकी हिस्ट्री भी बहुत गहरी है। इसकी रूट्स हमें 200 बीसी के नाट्य शास्त्र में भी मिलते हैं। सोचिए कितना पुराना है। 13वीं सेंचुरी तक ये अपने पीक पर पहुंच चुका था। फिर आया 16वीं सेंचुरी का दौर, जब मुगल सम्राट अकबर के दरबार में इसे रॉयल पेट्रनेज मिला और ये खूब फड़ा फूला। लेकिन जैसा कि हिस्ट्री में हमेशा होता है, वक्त बदलता है। 18वीं सेंचुरी आते आते मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हुआ, नए पेट्रन्स आए और एक नई ज्यादा फ्लेक्सिबल स्टाइल, ख्याल, पॉपुलर होने लगी। और इसके साथ ही ध्रुपद का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। ध्रुपद को महान बनाने में कुछ हिस्टोरिकल फिगर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। एक तरफ एम्परर अकबर और ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर जैसे महान पेट्रॉन्स थे जिन्होंने इस आर्ट फॉर्म को संरक्षण दिया, तो दूसरी तरफ मियां तानसेन, उनके गुरु स्वामी हरिदास और बायजू बावरा जैसे लेजेंडरी आर्टिस्ट थे जिन्होंने अपनी कला से इसे अमर कर दिया। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये अपने आप में इंस्टीट्यूशंस थे। तो एक ध्रुपद परफॉर्मेंस असल में होती कैसी है? इसे सिर्फ एक म्यूजिकल प्रेजेंटेशन समझना एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एक मेडिटेटिव प्रोसेस जो कलाकार और सुनने वाले दोनों को एक अलग ही डायमेंशन में ले जाता है। इस स्पिरिचुअल जर्नी के दो मुख्य स्टेजेस हैं। पहला है आलाप, जिसे हम एक इन्वोकेशन या अ वर्डलेस अनफोल्डिंग ऑफ द रागा कह सकते हैं। और दूसरा है बंदिश, जो द एक्चुअल पोएटिक कॉम्पोजिशन होती है। आलाप को प्योर म्यूजिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये शब्दों के बंधन से बिल्कुल आजाद है। इट इज अ स्लो, मेडिटेटिव एंड सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ द रागा। इसमें गायक सिर्फ वॉवल्स का इस्तेमाल करके, जैसे आ, री, नोम, तोम, राग के कैरेक्टर को, उसके मूड को परत दर परत खोलता है। यहां लिरिक्स का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, सिर्फ शुद्ध संगीत जो सीधे आत्मा से जुड़ता है। And it's the ultimate test of an artist's imagination and control. आलाप के बाद शुरू होती है बंदिश, the composed part. इसमें 4 से 5 स्टैंजाज की पोएट्री होती है जो अक्सर डिवोशन या नेचर पर होती है। इसे आमतौर पर पुरुष गायकों की एक जोड़ी परफॉर्म करती है। ये इसकी एक खासियत है। पीछे ड्रोन के लिए तानपुरा लगातार एक बेस नोट देता रहता है और रिदम के लिए यहां तबला नहीं, पखावज का इस्तेमाल होता है। पखावज जो एक एंशिएंट बैरल शेप्ड ड्रम है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पखावज की आवाज ज्यादा डीप और पावरफुल होती है, जो ध्रुपद के सीरियस और मजिस्ट्रियल नेचर को कॉम्प्लीमेंट करती है। अब एक और दिलचस्प बात, ध्रुपद कोई एक मोनोलिथिक सिंगल एंटिटी नहीं है, मतलब इसका कोई एक ही स्टाइल नहीं है। समय के साथ इसे 4 अलग अलग स्कूल्स या बानी के जरिए प्रिजर्व और डेवलप किया गया है, जिन्हें हम घराना भी कहते हैं। और हर घराने का अपना एक यूनिक स्टाइल और अप्रोच है।
ये चार मुख्य बानी है। पहली डागर बानी, जिसका पूरा जोर आलाप की प्योरिटी और एक्सपेंशन पर होता है। ये एक स्लो अनहरिड एक्सप्लोरेशन की मास्टर्स है। फिर है दरभंगा घराना, जो आलाप और कॉम्पोजिशंस दोनों को बैलेंस करता है और अपनी कॉम्प्लेक्स लयकारी के लिए जाना जाता है। नाउ व्हाट इज लयकारी? सिंपल टर्म्स में इट इज द सोफिस्टिकेटेड एंड मैथमेटिकल प्ले विद रिदम। कलाकार ताल के साइकिल के साथ खेलते हैं, उसे सब डिवाइड करते हैं। तीसरा है बेतिया घराना, जो अपनी यूनिक फैमिली स्पेसिफिक टेक्निक्स और हवेली स्टाइल ऑफ सिंगिंग के लिए प्रसिद्ध है। और चौथा है तलवंडी घराना, जो अब पाकिस्तान में बेस्ड है। तो भले ही इसकी पॉपुलैरिटी में समय के साथ कमी आई, लेकिन ध्रुपद की विरासत आज भी जिंदा है और हिंदुस्तानी संगीत के लिए इसकी इंपॉर्टेंस वो कभी कम नहीं हो सकती। तो वो क्रूशल पॉइंट 18th सेंचुरी में ख्याल इतना पॉपुलर क्यों हो गया? देखिए, इसके सोशियो कल्चरल रीजंस थे। ध्रुपद विद इट्स स्पिरिचुअल डिसिप्लिन एंड प्यूरिटी राज दरबारों और मंदिरों से जुड़ा था। ये बहुत सीरियस और मजेस्टिक था और इसमें बहुत कंसंट्रेशन चाहिए थी। लेकिन 18th सेंचुरी में जब मुगल एम्पायर का पतन हुआ तो छोटे छोटे रीजनल कोड्स बने। इन नए पेट्रन्स का टेस्ट अलग था। उन्हें ज्यादा रोमांटिक, डेकोरेटिव और इमोशनल एक्सप्रेशन वाला संगीत चाहिए था। ख्याल, जिसका मतलब ही है इमेजिनेशन, उसने आर्टिस्ट को इम्प्रोवाइजेशन और ऑर्नामेंटेशन की ज्यादा फ्रीडम दी और धीरे धीरे ध्रुपद मेन स्टेज से हटकर एक नीश आर्ट फॉर्म बन गया। और यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। ध्रुपद हिंदुस्तानी संगीत के पेड़ की रूट है, उसकी जड़ है। भले ही आज हमें शाखाएं और पत्ते जैसे ख्याल या ठुमरी ज्यादा दिखाई दें, लेकिन पूरा पोषण तो इसी जड़ से मिलता है। इट इज द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ एन आर्टिस्ट स्किल। इसमें ब्रेथ कंट्रोल यानी दम साधना और पिच एक्यूरेसी यानी सुर की शुद्धता की जो प्रिसिजन चाहिए वो अनपैरेलल्ड है। Essentially, it is the grammar of हिंदुस्तानी म्यूजिक, और ये ग्रामर सीखे बिना आप म्यूजिकल सेंटेंसेस करेक्टली नहीं बना सकते। चलिए अब इस पूरे एनालिसिस को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं ताकि सभी की पॉइंट्स कंसोलिडेट हो जाएं। तो की टेकअवेज क्या है? फर्स्ट, ध्रुपद का मीनिंग, ध्रुवा यानी अनमूविंग प्लस पदा यानी वर्स। सेकंड, इसका ओरिजिन, एक एंशिएंट फॉर्म है जिसके रूट्स नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। थर्ड, परफॉर्मेंस और 2 पार्ट स्ट्रक्चर, आलाप जो मेडिटेटिव वर्डलेस एक्सप्लोरेशन है और बंदिश और रिदमिक पोएटिक कॉम्पोजिशन। फोर्थ, अकम्पनीमेंट, की इंस्ट्रूमेंट्स हैं तानपुरा और पखावज। फिफ्थ, लिनिएजेस, 4 मेन स्कूल्स और बानीज, डागर, दरभंगा, बेतिया और तलवंडी। एंड फाइनली इट्स लेगेसी, इट इज द फाउंडेशनल रूट ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। अगर आपको यह लेक्चर मददगार लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।